शीश महल को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की पूरा कैंपेन बनाया और उसी कैंपेन के चलते उनको जनता ने जिताया है। देखो, बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं। शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है। जिस तरीके से हार हुई है तो आश्चर्यजनक तो उनके लिए भी रही होगी और हर पार्टी में जब हार का सामना करना पड़ता है, खास करके 3 इलेक्शन जीतने के बाद, तो हलचल मचती है, अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स होते हैं, कोई अपना डिसकंटेंट पब्लिकली बोलता है, कोई प्राइवेटली बोलता है, कोई अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि क्यों ये बात हुई है, जो परिणाम आए हैं। तो ये हर इंटरनल पार्टी की चर्निंग होती है। तो इस पे मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जो भी इसका निष्कर्ष निकले, जो जनता ने उनको जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की दी है, वो विपक्ष में रहकर भली भांति निभाएंगे। एंड लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि जो उनका वोट शेयर है, बीजेपी और उनके वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है, तो उसी से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, अपने आप को री एनर्जाइज कर स्ट्रेटेजाइज कर पुनः जनता के बीच उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। शीश महल को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की पूरा कैंपेन बनाया और उसी कैंपेन के चलते उनको जनता ने जिताया है। तो उनके लिए तो ये एक बड़ा सिंबॉलिक सा अनाउंसमेंट है। और ऑफ कोर्स अब सरकार में है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, पर कौन शीश महल में रहेगा, उससे पहले कौन सीएम बनेगा, ये भी जनता के बीच आना जरूरी है। अगर हम देखिए, मैं खुद वहां पर थी और वहां पे जो प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री और वो चोक पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है। और पुलिसकर्मी उतने ही हैं जितने इलाहाबाद के लिए वो है एलोकेटेड हैं, और साथ में दूसरी राज्य पुलिस भी हेल्प कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। पर जिस तरीके से भीड़ आ रही है और प्राइवेट व्हीकल्स का जाम हो रहा है और चोक पॉइंट्स बन रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। जैसे मैं भी जब पहुंची थी वहां पर, मुझे करीब 3 घंटा लगा था अपने जगह तक पहुंचने के लिए, और लौटते में भी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 4 घंटे लग गए थे। तो कल तो 300 किलोमीटर लंबा जाम था। वहां पे खबर आ रही है कि पेट्रोल खत्म हो रहा था, पुलिस बेचारी उसमें लगी हुई थी लोगों को पेट्रोल देने में, पर पेट्रोल खत्म हो रहा था, गाड़ियां रुक रही थी, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, खाने की कोई क्योंकि जाम में फंसे हो सुविधा नहीं है, गाड़ियां रुक जाती है तो क्रेन पहुंचने की सुविधा नहीं है कि उसको हटाकर जाम को फ्री करें, एम्बुलेंसेज, ये सब तो आप भूल ही जाइए कि अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। सो आई थिंक ये सब चीजों को ध्यान में रखकर और आने वाले समय में जो कुंभ और ऐसे भव्य होते रहेंगे, प्लानिंग ऐसी हो जहां पर प्राइवेट व्हीकल्स का खास कर ध्यान दिया जाए कि अनियंत्रित तरीके से उनको अलाउ नहीं किया जाए। बट बाकी सब मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा भाव से वहां पर पहुंचेंगे, स्नान कर और लोगों को जो उनके मन में है वो पूरा होगा, पर वहां के रेजिडेंट्स को भी किसी तरीके की राहत मिलेगी। अगले साल होने वाले इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो उनका अलायंस था भी नहीं, पहले से ही काफी टाइम से कोई भी इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में उन्होंने अलायंस में नहीं किया है, और वो अपने आप को मजबूत मानती हैं और मजबूती से काम कर रही हैं, और जनता का प्रेम उनके लिए लगातार बना हुआ है। तो वो मैं नहीं मानती हूँ राजनीतिक तरीके से उसको देखना चाहिए, उस प्रिज्म से देखना चाहिए। जो सबसे मजबूत है इंडिया गठबंधन में जीतने के लिए, वो उसको ध्यान में रखकर वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए, जो भी अटकलें लगाई जा रही है, अब ये वाटर बाउंड्री हो गई है, उन लोगों ने दोनों ने निर्णय लिए, पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर्स मिले ही नहीं है। फ्यूचर अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। संविधान और जो हमारी प्रजातंत्र के मूल सोच है, विचारधारा है, उसको हम आगे रखकर काम कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये सबकी मुलाकात हो, स्ट्रैटेजी नहीं बने, प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। और हाँ, ये जरूर है कि ये एक निर्णय था कि जो सबसे ज्यादा सक्षम होगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको हम पूरा समर्थन और मजबूती देंगे। पर किसी कारणवश, चाहे वो हरियाणा हो, यहाँ पे दिल्ली हो, वो नहीं तालमेल बना, जिसकी वजह से हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उस पर फिर से पुनर्विचार कर एक रिकमिटमेंट टू द अलायंस होना जरूरी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि इकट्ठा होकर सहमति के साथ आगे बढ़ें। अब ये भी बात सही है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली बार जैसे बिहार में चुनाव हुआ था,
तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी गई और वो खड़े नहीं उतरे, और आरजेडी ने कहा कि देखो कांग्रेस की वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी भी बात होती है। तो इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने हैं। और देखो बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है, और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं, और देयरफॉर उनका फायदा भी होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि देखिए जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ, और हम नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस अखिलेश जी के साथ गठबंधन में लड़ी और फायदा हुआ, ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, और रीजनल चुनाव में वो लागू नहीं है। ये बात भी तय होनी चाहिए कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता यह है कि जो हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी चाहती हैं कि प्रदेश के बाहर भी उनका कुछ फुटप्रिंट होना चाहिए, और नेशनल पार्टी चाहती है कि जो हमारा फुटप्रिंट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चर्चा के बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंडिया अलायंस को। नहीं, पक्का रह पाएगा, हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े समझदार लोग हैं हमारे रीजनल पार्टीज़ के, जो नेतृत्व संभालते हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और इनको मालूम है कि चुनौती हमारे सामने क्या है। और इस बार भी हम चूक गए, अपनी गलतियों से चूक गए। तो मैं मानता हूँ कि आगे वाले दिनों में, महीनों में कुछ ना कुछ ज़रूर तय होगा।